गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स तक पढ़ा था, रिसाइकलिंग, रीयूज़ और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज और सब्स्टिट्यूशंस, है ना। तो ये सब आपने पढ़ लिया था और आई होप कि मैंने आपको कल कहा था कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, देयर वाज नथिंग टू एक्सप्लेन इन इट। तो आपको उसको रीड करने के लिए मैंने कहा था। तो जिन बच्चों ने रीड कर लिया होगा दे विल बी इन द बेनिफिट, और जिन्होंने नहीं किया है वो तो उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज। अब पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 163 पे किताबें खोलेंगे आप। तो पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेफिनेटली ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी लाइफ में पावर को प्रोवाइड करते हैं। पावर मतलब थर्मल पावर हो सकती है ना, या वो किसी भी तरीके की जो पावर होती है, मतलब हम फ्यूल की तरह किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को हम इलेक्ट्रिसिटी की तरह यूज़ करते हैं। तो दीज आर इलेक्ट्रिकल पावर, थर्मल पावर, ये सारी की सारी जो पावर्स होती हैं जो कि हमारी लाइफ स्टाइल को कंफर्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और नीडफुल भी होती हैं, सिर्फ कंफर्टेबल बनाने की बात नहीं है। तो दीज आर नोन एज पावर रिसोर्सेज। द पावर रिसोर्सेज आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ फॉर वेरियस पर्पजेज। आवर लाइफ विल कम टू एन स्टैंड स्टिल विदाउट दीज पावर रिसोर्सेज। पावर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जैसे कि हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, हर जगह, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, हर जगह में पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं पावर रिसोर्सेज का, तो वो दो तरीके का होता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल में वो चीज़ें आती हैं, वो रिसोर्सेज आते हैं जो कि बहुत पहले से चलते चले आ रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, लकड़ी जलाकर हम ईंधन प्राप्त करते हैं। पावर रिसोर्सेज का मतलब ईंधन कह सकते हैं हम उसको, फ्यूल की तरह हम इसे यूज़ करते हैं लकड़ियों को। तो क्या करते थे हम, भाई जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट के ले आते थे, है ना, और उसको जलाकर खाना वाना बनाते थे, थोड़ी रोशनी कर लिया करते थे, सर्दियों में थोड़ा हाथ सेक लेते थे, तो गर्मी भी हम जो गर्माहट के लिए भी यूज़ करते थे। तो कहने का मतलब जो फायरवुड है वो बहुत कन्वेंशनल टाइप का हमारा रिसोर्स है जो हमेशा से चलता चला आ रहा है। बस इसके कुछ ही लिमिटेशंस होती हैं, कुछ ही इसकी जो कमियां हैं वो ये है कि पहली बात तो इसमें पोल्यूशन बहुत होता है, दूसरी बात बहुत मेहनत से इसको कलेक्ट किया जा सकता है, सारे दिन लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, और फिर फॉरेस्ट का तो अपन मतलब काट ही रहे हैं उसमें। तो दीज आर सम ऑफ द वेरी फ्यू लिमिटेशंस। और सबसे जो बड़ा लिमिटेशन वही है, यही है कि ये पोल्यूशन बहुत करता है, बहुत धुआं निकलता है इसमें से। सेकेंड आता है कोल। तो कोल क्या है? कोल जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है ये सब आप बच्चों को पता ही है अच्छी तरह से। तो जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो भी जैसे भी हमारा ये कोल बनता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से भली भांति पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि कोल इज़ मेनली यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्टीम इंजन्स जो बनाए जाते हैं उसमें यूज़ होता है, रेलवेज़ में बहुत यूज़ होता है कोल का। तो और जो हम कोल से जो हमारे को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि द इलेक्ट्रिसिटी विच वी गेन फ्रॉम कोल दैट इज़ नोन एज थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब क्योंकि भाई कोल जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और वो एग्जॉस्ट भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी यूज़ करने के हमें कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, क्योंकि थर्मल एनर्जी जो है वो कॉस्टली भी होगी आगे चल के और बहुत रेयर भी हो जाएगी, इसकी स्कार्सिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कोल है वो रोज़ रोज़ नहीं बनता, हमें अच्छे से पता है। फॉसिल फ्यूल है कोल, और फॉसिल फ्यूल्स बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, और हमारी जो नीड है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, जो लाइफ स्टाइल आजकल चल रहा है वो ऐसा है कि हम कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि जो कोल है वो एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, मिलना उसकी कमी हो जाएगी, कभी कभी मिलेगा, और इस तरह से हमें अभी से साइंटिस्ट जो हैं वो थर्मल एनर्जी के सब्स्टिट्यूट ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अर्थ अंडर द लेवल इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज बरीड सनशाइन। इसको जो कोल होता है ना उसे हम एक और नाम से जानते हैं, BURIED, सनशाइन।
ठीक है, बरीड सनशाइन भी इसको कहते हैं। The coal which is being used today was formed million of years ago when giant trees and ferns got buried under the land। ये सब आपको अच्छे से पता है। और जो कोल मेनली कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है वो है चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड फ्रांस। इंडिया में कोल की जो खदानें हैं, कोयले की जो खदानें हैं, जो माइंस हैं या जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कहाँ कहाँ है? झारिया, रानीगंज, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। ये 4 जगह पे हमारे देश में कोल पाया जाता है। कोल का यूज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स में अवेलेबल है, ठीक है ना, और मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है ये। इतना जो मतलब सारे फॉसिल फ्यूल्स में से सबसे ज़्यादा कोल ही मिलता है। दुनिया के ज़्यादातर बहुत सारे जगह पर पाया जाता है, लेकिन और एक और बात है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एफिशिएंट वे है। बट पहली बात तो इससे पोल्यूशन होता है, दूसरी बात ये बहुत बल्कि है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बहुत भारी भरकम इतना सारा कोयला उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ऐश निकलता है, इसके अंदर से जो राख निकलती है, उसका डिस्पोजल करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसका डिस्पोजल मतलब उसको ठिकाने लगाना, उसको कहाँ हम जाकर उसको डिस्पोज करें, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो दिस इज़ कोल। नेक्स्ट होता है पेट्रोलियम। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? कन्वेंशनल अगर हम सोर्सेज देख रहे थे, कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज में जो फर्स्ट था दैट वाज फायरवुड। इसका बस एक ही लिमिटेशन है कि बहुत पोल्यूशन करता है, बाकी मेहनत से पाया जाता है। भाई लकड़ियाँ काटने में सारे दिन मेहनत करो, बहुत लेबोरियस काम है, तो दैट इज़ ओके, बट मेन थिंग इज़ इट कॉज पॉल्यूशन। FIRE क्या बोल रहे हैं? FIREWOOD। सेकेंड हमने देखा कोल, मोस्ट अबंडेंट बट पॉल्यूशन कॉज करता है और ये बहुत बल्कि है, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत मुश्किल से होता है। पेट्रोलियम नेक्स्ट इज कन्वेंशनल रिसोर्स में आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है, ये भी आपको पता है, और इसको हम बहुत डीप इनसाइड द अर्थ में ये मिलता है, बहुत गहरे जाना पड़ता है, बहुत लंबे चौड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। प्लांट्स मतलब पूरे इक्विपमेंट जो होते हैं, पूरा जो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, इसको पेट्रोलियम को निकालने का वो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। प्लस पेट्रोलियम हर जगह नहीं पाया जाता है, कोल की तरह अबंडेंट नहीं है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारी जगह पर पाया जाना, इजीली अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, बट पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम के केस में ऐसा नहीं है। ये जनरली ओशियंस के बेड में पाया जाता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं अपना जो ओशियन वाले यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से ये बनता है। ये भी वही है, कोल की तरह लाखों साल लगते हैं इसको बनने में भी। ये भी बहुत कम अमाउंट में है, हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। इसके जो मेन रिसोर्सेज ये मतलब मेन सोर्सेज जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपको अच्छे से पता होगा, जैसे कि सऊदी अरबिया, कतर, इराक और ईस्ट ईरान। वहाँ के लोग बहुत अमीर भी हैं, इसलिए ही हैं क्योंकि तेल बेच बेच के इतने अमीर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ये जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम से फिर पेट्रोल बनाया जाता है। पेट्रोल के साथ साथ हमें और भी बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस मिलती है, पेट्रोलियम जेली मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फिर बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक पेट्रोलियम जो हमारे को मिलता है फॉसिल फ्यूल, पहली बात तो ये हर जगह नहीं मिलता है, कुछ कुछ जगह पर ही मिलता है, जैसे कि अभी मैंने आपको 4 नाम बताए, और ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, इसका जो निकालना होता है धरती में से, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात, पेट्रोलियम जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। पेट्रोलियम हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं फ्यूल की तरह, बल्कि हम उसको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। अभी आप इतना नहीं समझोगे शायद कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, या मे बी साइंस में पढ़ा हुआ आपने, नहीं भी पढ़ा है अगर तो इट्स ओके, बस आप इतना समझ लो कि पेट्रोलियम को पहले निकाला जाता है धरती में से, फिर उसको पर्टिकुलर फैक्ट्रीज़ में लेके जाते हैं, इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, जहाँ उसको प्यूरीफाई किया जाता है। और जब हम पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाते हैं तो साथ में हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाय प्रोडक्ट मतलब साइड जो प्रोडक्ट होते हैं, साथ में मिलने वाले प्रोडक्ट्स, उसमें हमें पेट्रोलियम के अलावा नेचुरल गैस मिलती है। आपने अभी सुना होगा CNG,
कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आजकल वो पॉल्यूशन फ्री होती है, वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है, पर महंगी होती है, तो वो भी हमें किसके साथ मिलती है? पेट्रोलियम के साथ मिलती है। इसके अलावा पेट्रोल तो होता ही होता है, फिर पेट्रोलियम जेली वगैरह मिलती है, जो वैसलीन आप यूज़ करते हो होठों पे लगाने, वो भी इधर से ही मिलती है, और बहुत सारे इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो वो कंट्रीज़ जिनमें ये मिलता है, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, वो डेफिनेटली काफ़ी रिच हैं, क्योंकि ये सभी जगह नहीं मिलता और हम बड़ी हाई कॉस्ट पर इसको वहाँ से ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है बहुत, और नेचुरल गैस तो और महंगी है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी लिमिटेड अमाउंट रिसोर्स है, इसको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गेट एग्जॉस्टेड सून, जल्दी ही ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सऊदी अरबिया, कतर, ईरान और इराक को छोड़ के ये यूएसए में भी मिलता है, रशिया, अल्जीरिया और वेनेजुएला। इंडिया में डिगबोई जो जगह है असम में, वहाँ मिलता है। मुंबई में बॉम्बे हाई की जगह नाम की एक जगह है, और कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ हैं उनके डेल्टाज में मिलता है। डेल्टाज आपने पढ़ा होगा, आई डोंट नो, लेकिन आपको पता होना चाहिए डेल्टा क्या होता है। जब कोई रिवर जो होती है वो समुद्र में जाकर मिलने वाली होती है, तो वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में बट जाती है, ठीक है ना, बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है मेन रिवर की, बहुत सारी ब्रांचेस, मान लीजिए ये मेन रिवर है और ये इसकी ब्रांचेस, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटरीज समुद्र में जाके गिरती हैं, ये समुद्र में जाके गिरती है, ऐसे करके में, तो ये जो एरिया बनते हैं ट्रायंगल टाइप के एरियाज समुद्र के किनारों पर, वो हम कहते हैं डेल्टाज, ठीक है। तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के इसी टाइप के जो डेल्टाज है, वहाँ पर हमारे पेट्रोलियम के सोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पेट्रोलियम के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्स है कन्वेंशनल, वो है वो नेचुरल गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम के साथ ही हमें मिलती है, ठीक है ना। जब हम इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं और इसका प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हैं, तब नेचुरल गैस मिलती है। अब हम ये कहेंगे कि नेचुरल गैस जो है वो अभी अभी हमने देखा है कुछ ही सालों में नया एक रिसोर्स हमको मिल गया है। ये पोल्यूशन फ्री होता है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हमें इसको, और हर कोई इसे यूज़ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? रशिया, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम एंड नीदरलैंड्स। इंडिया में ये थार डेजर्ट, जैसलमेर, हमारे राजस्थान में ही मिलता है। और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है, जो अभी अपन ने पढ़ा, पेट्रोलियम है तो नेचुरल गैस भी होगा। इसके अलावा त्रिपुरा और ऑफशोर इन मुंबई में मिलता है, मुंबई के जो ऑफशोर एरियाज हैं वहाँ पर मिलता है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस क्या है कि ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, पाइपलाइन के थ्रू इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये पॉल्यूटिंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। तो फोर्थ जो है वो नेचुरल गैस है। आपने जो CNG सुना होगा, आजकल ऑटोज़ वगैरह चलते हैं, तो एक ऑटो तो वो चला करते थे दुनिया भर का धुआं निकालते थे। आजकल नहीं, आजकल हमारे को पता रहता है कि उसमें गैस सिलेंडर रखा रहता है ऑटो के अंदर, और बोलते हैं कि भाई CNG से चलता है हमारा। तो CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। अब बोलो मैडम ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का क्या मतलब हुआ? तो नेचुरल गैस तो आपको समझ में आ गया, इसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, ताकि हम उसे लिक्विड फॉर्म में ला सकें। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि गैस जो होती है उनको लिक्विड बनाया जाता है। कभी आपने घर का सिलेंडर देखा है, उसको भी आप ऐसे ऐसे करोगे तो वो भी लिक्विड, अपन LPG कहते हैं उसको भी, ठीक है ना, LPG। तो ये होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है और ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। तो इसी तरीके से जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, पेट्रोल जो गैस होती है, जो हम घरों में जो सिलेंडर आते हैं खाना बनाने वाले, उनमें भी जो गैस होती है उसको हम लिक्विड के फॉर्म में लाते हैं। इसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ठीक है ना, किस तरीके से गैस को लिक्विफिकेशन किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी तरीके से गैस को कंप्रेस किया जाता है, और जो ये गैस होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ऑटो में आप देखना सिलेंडर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। तो ये आप आगे पढ़ोगे कभी कि गैस को कैसे लिक्विड या गैस बनाया जाता है और कैसे उसको कंप्रेस किया जाता है। तो कहने का मतलब नेचुरल गैस इज़ द फोर्थ कन्वेंशनल रिसोर्स, ठीक है।
नेक्स्ट इज अच्छा, जो कोल है, सॉरी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इसका क्या क्या लिमिटेशन है, इसके नुकसान क्या है। पेट्रोलियम तो पहले वही है कि भाई इसमें से जो पेट्रोल निकलता है वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरी बात ये बहुत एक्सपेंसिव भी है और दूसरी बात बहुत रेयर भी है, एग्जॉस्टेबल है, ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये पॉल्यूशन नहीं करती है, लेकिन महंगी बहुत है। और दूसरी बात ये दोनों जो है ना वो इनफ्लेमेबल भी बहुत है। अब आप सोच के देखो, इसमें आग लगने का खतरा रहता है, तो इनफ्लेमेबल समझते हो ना, इनफ्लेमेबल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कि आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दे कैच फायर ईजिली। अब आते हैं हम हाइडल पावर पे। हाइडल पावर मतलब होता है जो वाटर से जो हमें पावर मिलती है, ठीक है। तो फिफ्थ जो होता है वो होता है, इसमें ही लिख देती हूँ मैं, फिफ्थ वन इज HYDEL, हाइडल पावर। रिवर वाटर या रेन वाटर, इसमें हम क्या करते हैं, डैम्स वगैरह बनाते हैं नदियों के ऊपर। अब तो उसमें पानी हमने इकट्ठा कर लिया, रिवर वाटर हो चाहे रेन वाटर है, हमने उसमें बहुत ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया किसी डैम में। उस डैम के अंदर वो पाइपलाइन से होता हुआ जाता है और बहुत नीचे हमने टरबाइन्स लगाए हुए होते हैं, टरबाइन ब्लेड लगाए, तो उस पर वो पानी गिराया जाता है, टरबाइन घूमता है और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हम उसको क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है डेफिनेटली थोड़ी महंगी तो होती है और ये डैम्स बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। सेकंड बात ये होती है कि हमें वहाँ से लोगों को भी हटाना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है। तो कुल मिला के एक हाइडल पावर स्टेशन को सेटअप करना, उसको इस्टेब्लिश करना एक काफ़ी एक्सपेंसिव काम होता है। और दूसरी बात ये थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन ये पॉल्यूशन फ्री है और हम पानी से बना रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कोई जल्दी एग्जॉस्ट भी होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें मिलेगा। अब इस दुनिया में 1/4 इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो हाइडल पावर से ही होती है, ठीक है। पानी की जो पावर है उसी से हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं पूरा मिला के, उसमें 1/4 इसका कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें लीडिंग कंट्रीज़ जो है हाइडल पावर बनाने में वो है नॉर्वे, चाइना, ब्राज़ील। एक जो इंडिया जो है, इंडिया हैज़ ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन। भाखड़ा नांगल आपने पढ़ा होगा, गांधी सागर डैम, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 4 जगह हमारे देश में भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अब द एडवांटेजेस क्या है, ये कोई पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, एक चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इससे। और वाटर जो होता है, सबसे अच्छी बात है कि इससे जो बचा हुआ पानी जो होता है वो रीयूजेबल होता है, उसको हम खेती बाड़ी के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बस यही है कि ये जो पूरा सेटअप किया जाता है, डैम बनाना, फिर उसमें पाइपलाइन डालना, टरबाइंस लगाना, टरबाइन ब्लेड्स, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, एक्सपेंसिव काम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए हमें डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है कई हद तक, और लोगों को भी थोड़ा सा हटाना पड़ता है कि भाई यहाँ मत रहो, अपना पीछे हटो नदी से या जो भी आपकी वाटर रिसोर्स है उससे, ताकि हम वहाँ पर डैम बना सकें। सो दिस इज़ द पॉइंट। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इधर तक आप रीड करके रखो। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो बचता है नॉन कन्वेंशनल, ये मैं आपको कल कंप्लीट करके चैप्टर को ख़त्म कर दूंगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कुछ भी, आप एक बार रीड करते हुए चलोगे साथ में तो यू विल गेट द चैप्टर वेरी क्लियरली, ठीक है। कुछ खास नहीं है कि बहुत कॉन्सेप्ट लगाना है भाई इसके अंदर, तो बस पढ़ते चलो। और प्रीवियस चैप्टर का काम जिन बच्चों ने कर लिया है वो कॉपीज़ दे सकते हैं चेक कराने के लिए। सो वी विल मीट टुमारो। अप टू दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।